नमस्कार, क्वेश्चन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पहले से जारी आरोपों की राजनीति के बीच अब सीएम के बयान के बाद अब नया विवाद शुरू हो गया है। राज्य के मुखिया ने मंच से शराब नीति को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बीजेपी सरकार की नई शराब नीति पर सवाल उठा दिया है। उत्तराखंड में आबकारी नीति और नई शराब लाइसेंस को लेकर सियासत अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंच से दिए गए बयान और नई दुकानों को जारी लाइसेंस के बाद विवाद और गहरा हो गया है। एक और मुख्यमंत्री अपनी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को पारदर्शिता, सख्त फैसलों और बड़े राजस्व के तौर पर पेश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इन फैसलों को जन विरोधी बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मौजूदा बीजेपी सरकार की आबकारी नीति ज्यादा प्रभावी है या फिर पिछली कांग्रेस सरकार का मॉडल बेहतर था। देखिए, उत्तराखंड में शराब नीति पर अब सियासत हो रही है क्योंकि 55 नए ठेके खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है और इस पर अब आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस और सीएम ने पूर्व की सरकारों पर इसको लेकर हमला बोल दिया कि लाइसेंस देने का जो काम है वो भ्रष्टाचार पहले से कांग्रेस के टाइम पर होता हुआ है। राज्य के जो संसाधन है उनकी बंदरबाट पहली सरकारों में की जाती थी। शराब सिंडिकेट को दिया जाता था बढ़ावा। कांग्रेस सरकार में अवैध गतिविधियों की छूट थी। इस तरीके के जो आरोप हैं ये भी हमने आपको सुनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा आरोपों पर कांग्रेस ने भी अपना पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे। उन्हें पूछा कि भाई कुमाऊं में क्यों खोली गई 55 नई शराब की दुकानें, क्योंकि मंडल है कुमाऊं और गढ़वाल, तो कुमाऊं मंडल की 55 क्षेत्र के अंदर जो आ रही हैं वहाँ पर नई दुकानें खोली गई हैं। इसके अलावा जगह जगह पर जो शराब की दुकानें खोली गई हैं उसको जन विरोधी बता रही है कांग्रेस। और इसके अलावा चंपावत की बात हो, पिथौरागढ़ हो, वहाँ पर भी नई दुकानें खोली गई हैं। प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहती है सरकार, ये तमाम सवाल जो कांग्रेस पूछ रही है। और इसके अलावा शराब नीति के फैसले पर पुनर्विचार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। कांग्रेस ने कह दिया है कि भाई अगर इस पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा, सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। और राजस्व बढ़ाने को, देवभूमि को क्या नशे में धकेलने की कोशिशें हो रही हैं, ये आज का मुद्दा है और इस पर बात भी करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको लगातार हम समझा भी रहे हैं किस तरीके से 55 नई दुकानें उत्तराखंड के अंदर खोलने की तैयारी पहले से हुई और अब उनको स्वीकृति मिलती हुई नजर आ रही है। तो शराब नीति पर सियासी संग्राम। सवाल यह है कि 65 करोड़ के लगभग आय की बात सरकार कह रही है कि भाई इनसे 60-65 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। और उस दौर में जब 94,000 करोड़ का कर्ज सरकार पर है। देखिए, जब उत्तराखंड राज्य बना था तो लगभग 9,000 करोड़ का कर्ज था, लेकिन आज 10 गुना बढ़ गया है। 94 से बढ़कर अब 1 लाख करोड़ तक की बात हो रही है। और सरकार ने हाल ही में 1,11,000 लगभग 700 के आसपास का जो बजट है वो पेश किया है। तो 1,11,000 करोड़ का बजट, 1 लाख करोड़ का कर्ज और 65 करोड़ की आय इन 55 दुकानों से, तो ये क्या मायने हैं इनके, आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय फटाफट आपसे करा देते हैं। नवीन ठाकुर जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत नवीन जी। अभिषेक भंडारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है, बहुत स्वागत अभिषेक जी आपका भी। दीपक रावत यूकेडी के प्रवक्ता भी स्टूडियो मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत दीपक जी। लक्ष्मी बिष्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत लक्ष्मी जी। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डी के पॉल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत डी के पॉल जी आपका। तो नवीन ठाकुर जी, 55 नई दुकानें खोली गई हैं, तो सर फैसला सही होगा आपकी नज़र में? तो वैसे सरकार ने जब कह ही दिया, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, तो सवाल ये है सर, जरूरत क्या आन पड़ी थी 55 नई दुकानों की? नवीन जी, एक ब्रांड जो है कंपनी को दे दिया गया था, उस वक्त क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार था ना। हमने न्याय सम्मत, न्याय संगत और पूरे कायदे कानून नियम के साथ जो है इन दुकानों का लाइसेंस दिया है। राजस्व सीधा सरकारी खाते में जी, जनता की भलाई के लिए, जनहित की योजनाओं के लिए, आम आदमी की जो है जो दिक्कतें हैं जी, सड़क, बिजली, पानी, उनकी सुविधाओं के लिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार में वो राजस्व कहाँ जाता था? सीधा कांग्रेस के नेताओं की जेब में। तो सर आप कह रहे हैं कि भाई आपने नियम अनुसार जो है ठेके दिए हैं, आपको उससे राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन सर इसी देश में अलग अलग उदाहरण है, भाई गुजरात है, बिहार है, उन्हें तो नहीं चाहिए राजस्व। और ये तो देवभूमि है उत्तराखंड ना, यहाँ की संस्कृति विरासत का तो डंका पूरे देश में बज रहा, दुनिया में। बिल्कुल सचिन जी, तो यहाँ बंद कर दीजिए पूरे प्रदेश में ही। देखिए, आप जो है भली बात जानते हैं कि उत्तराखंड में आय के भी साधन कितने सीमित है। बिहार और गुजरात से हम तुलना नहीं कर सकते। अभी हमारे
राज्य को बने हुए 36 वर्ष हुए हैं। आप जो है बिहार का बजट देख लीजिए, गुजरात का बजट देख लीजिए, उनकी पर कैपिटा इनकम देख लीजिए और हमारी देख लीजिए। जब तक हमारी जो है अर्थव्यवस्था उस स्तर तक नहीं पहुंचती, तब तक जो है हमें राजस्व के लिए इन चीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अभी 2-3 राज्य उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है, और हम भी कल्पना करते हैं कि हमारी भी आय अन्य स्रोतों से इतनी हो, पर्यटन से हो, अन्य स्रोतों से हो, कि हम जो है उत्तराखंड में देवभूमि शराबबंदी कर सकें। और भाजपा की सरकारें आगे रही तो निश्चित तौर पर ये भी जो है उत्तराखंड में होगा। ठीक है, लेकिन सर आप जब बजट पेश करते हैं 1,11,000 करोड़, वहाँ से 4,217 करोड़ आपने जो है प्रति व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति 4,217 रुपए की एक वर्ष में शराब पर खर्च कर रहा है पैसा। तो सर अगर आप इसी तरीके से बजट को लेकर बात करेंगे तो फिर तो ये माना जा रहा है कि सरकार का ध्यान पूर्ववर्ती सरकारों की तरह, जैसा अभी आप कह रहे थे भाई कांग्रेस के टाइम ऐसा होता था, जब ऐसा होता था तो भ्रष्टाचार होता था। अगर सर वो गलत कर रहे थे तो क्या आप लोग भी इसी पैटर्न पर चलेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, उनके पैटर्न को, हमारे पैटर्न को समझिए। वो तो सीधा जेब में जा रहा था ना, सिंडिकेट चलता था। डेनिम का नाम बच्चा बच्चा जानता था उत्तराखंड में, आज भी भूले नहीं होगी पीढ़ी। ज्यादा समय नहीं हुआ हरीश रावत जी को इस प्रदेश से गए, 8-9 साल हुए हैं। बच्चा बच्चा जानता है, सिंडिकेट की जेब में शराब भी परोसी जाती थी और पैसा भी राजस्व को नहीं मिलता था, जनता की भलाई भी नहीं होती थी, जनहित के कार्य भी नहीं होते थे, विकास के कार्य भी नहीं होते थे। अगर हरीश रावत कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या ऑल वेदर रोड बन पाता? आपको ध्यान होगा, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देहरादून से हरिद्वार जाने में 2.5 से 3 घंटे लगते थे। भाजपा की सरकार आई तब हमने एटलस कंपनी को ब्लास्ट किया। आज जो है जोगीवाला पुल से आप जाइए, 45 मिनट में हरिद्वार पहुंचते हैं। देहरादून से ऋषिकेश से श्रीनगर जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे, आज ऑल वेदर रोड है। श्रीनगर से ऋषिकेश आने में 2.5 घंटे लगते हैं। टिहरी आने के लिए जो है कितना समय लगता था, आज देखिए अब ऑल वेदर रोड की बदौलत कितनी जल्दी आप पहुंचते हैं। चारों तरफ जो है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, आज हेली सेवाएं जो है, आप उत्तरकाशी जाने के लिए 25 मिनट में पहुंचते हैं, 3700 रुपए में पहुंचते हैं। आप टीवी 1800 रुपए में पहुंच रहे हैं 15 मिनट में। ये केवल और केवल जो है धामी सरकार में है। आज आप देखिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और कितनी तेजी के साथ काम चल रहा है। आगामी 2 से 3 वर्षों में 29 तक का लक्ष्य है कि हम जो है पहले स्टेशन से यात्रा शुरुआत कर देंगे। कांग्रेस के समय तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। केवल शिलान्यास जो है 96 में करके छोड़ दिया गया था। अटकाने भटकाने और लटकाने का काम कांग्रेस सरकारों में होता था, क्योंकि पैसा सीधा जेब में जाता था। खनन के समय में कांग्रेस की सरकार में 300 करोड़ का राजस्व होता था, बाकी पैसा कहाँ जाता था? नेताओं की जेब में, कांग्रेस नेताओं की जेब में। आज 1200 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? जनता की जेब में, सरकारी खाते में। और सरकारी खाते का पैसा जनता का, और जनता के हित के लिए जो है हम सब उपयोग कर रहे हैं। विकास के कार्य आप देखिए ना, इस प्रदेश में कितनी तेजी के साथ गतिमान है, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में तो नहीं थे। सड़कों का क्या हाल था, रोड कनेक्टिविटी क्या थी? अब आप देखिए अगले माह, अप्रैल माह में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 2.5 घंटे में जो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। अभी भी जो है अधिकांश हिस्सा उस रोड का खुल चुका है। मैं भी दिल्ली गया था, 3 घंटे 10 मिनट में तो अभी भी पहुंच रहे हैं हम लोग। अक्षरधाम पे उतर जाते हैं 3 घंटे 10 मिनट में, देहरादून से चलते हैं 10 से 12 मिनट लग रहे हैं। डाक कालिका जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगता था, उस हिस्से में रोड साथ साथ आपको जो है टेलीफोन कनेक्टिविटी मिल रही है, आपके फोन भी बजने लगा था। अभिषेक जी, सवालों के घेरे में तो नीतियां कांग्रेस की भी कम नहीं रही हैं। डेनिस का मामला जो है पूरा प्रदेश जानता है, और वो अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल भी रहे थे। राजस्व जब सरकार बढ़ाना चाहती है, या उसको पैसा भी चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, सड़कों के लिए चाहिए और तमाम चीज़ों के लिए, तो इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? भाई राजस्व बढ़ाने का काम तो आपकी सरकारों में भी हुआ, हरीश रावत जी की सरकार में। धन्यवाद। अभी भाजपा के प्रवक्ता और ऑथेंटिक प्रवक्ता हैं, जो बात बोलेंगे बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के साथ बोलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो मंच से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे जो नीतियां बनी, या जो इनका सीधे सीधे मकसद है, शराब की जितनी भी वो आवंटन हुआ, वो कांग्रेस के नेताओं के जेब में गया। तो आप ये बताइए, मैं छोटी सी बात बोलूंगा। अभी यहाँ पे अगर माना कोई कोतवाल है पुलिस का, और पुलिस का सिपाही, मैं उसके पास कोई कंप्लेंट लेके जा रहा हूं और वो बोल रहा है तू तो इतना कुछ भी अपराधी है, ये है, तो सत्ता के शीर्ष पे कौन है? मुख्यमंत्री जी, या इस समय जो अभी हमारे सामने प्रवक्ता हैं, भाई हमारे विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के, नवीन ठाकुर जी। तो ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं।
तो अगर आपके आरोप हैं और आपके आरोपों में जरा सा भी सत्यता है, तो आपने इन 5 या 10 सालों में इन आरोपों पे ये जो आपके पास साक्ष्य रहे होंगे उन पे आपने क्या किया? लेकिन अभिषेक जी, कुछ जगहों पर ठेके बंद भी तो किए हैं सरकार ने। ऐसा थोड़ी है कि भाई पूरे प्रदेश में ही खोल रखे हैं। जैसे धर्मनगरी ऋषिकेश के कुछ इलाके हैं, हरिद्वार है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इधर तो नहीं है ना। सरकार का कहना है कि भाई हमने बंद किए हैं, तो इधर बराबर कर रहे हैं सब सिस्टम। सर मैं आपको इंटरप्ट भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। सचिन जी, आज देवप्रयाग में कितना बड़ा आंदोलन, ऋषिकेश में आंदोलन, देहरादून में आंदोलन, क्या सरकार इससे अब मैंडेट किस तरह से जा रहा है ये मैं नहीं जानता हूं, ये जा रहा है या क्या हो रहा है। अभी आप ये पिछले 10 साल की सरकार के बारे में नहीं बोला, मैं सिर्फ धामी जी की जो ये 5 साल पूरे होने वाले हैं, इसमें 850 स्कूलें बंद हो रही हैं, जो शिक्षा पे ये माना जाता है पैसा खर्च होता मर्ज कर रहे हैं ना स्कूलों को। मैं वही कह रहे हैं ना आप। मैं आपको, हाँ, सरकार का ये मानना है कि भाई ज्यादा बच्चे नहीं है तो एक जगह एक छत के नीचे जो बच्चे आएंगे तो उनको ज्यादा सुविधाएं दे सकेंगे हम लोग। सचिन जी, मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था, क्लस्टर सिस्टम, इन्होंने क्लस्टर सिस्टम के तहत मर्ज कर रहे हैं। सिस्टम पे बोला था किसी दिन चर्चा करेंगे, और मैं आपको बताऊं, अगर जनता हम पे विश्वास करेगी 2070 में 27 में अगर हमारी सरकार आती है, तो मैं आपको बताऊं ये जो क्लस्टर सिस्टम है खत्म करेंगे। आप बताइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आज 50 नई कुमाऊं मंडल में नई शराब की दुकानों का इन्होंने नीति बनाई, और तकरीबन पूरे गढ़वाल या दोनों हमारे मंडलों में 150 नई शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। शराब से ऐसा है क्या, हमारी आमदनी का जरिया सिर्फ शराब है क्या? आप बताइए, जब अभी 4 धाम यात्रा शुरू हो जाती है, कुछ दिन में होने वाली है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से बोलेंगे कि हमारा पर्यटन प्रदेश हो गया, उसके कुछ दिन बाद इनको बिजली की कोई समस्या नजर आएगी, हमारा ऊर्जा प्रदेश, कुछ दिन बाद बोलेंगे मिलेट प्रदेश। अब हम प्रदेश माने अगर मंच पे बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा शराब प्रदेश है? माने आप बताइए ना। चलिए सर, के कमेंट सबसे ले लेते हैं सर, फिर ब्रेक की कमांड आ जाएगी हर चीज। हाँ ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। मैं ये बोल रहा हूं, अगर इन्होंने कांग्रेस के ऊपर बोल रहे हैं कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, तो आपने उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या किया? मैं अभी इस मंच से बोल रहा हूं, और हमारे शीर्षस्थ नेताओं में गणेश गोदियाल जी, हरीश रावत जी, सभी लोगों ने बोला अगर हमारी सरकार आएगी इनके भ्रष्टाचार पे, आज तक हम इन नीतियों पे थे भाई, नहीं तो क्या बोलते हैं, राजनीति से ग्रसित हो गए, लेकिन कोई भी डे 30 डेज या 90 डेज हम इन पे तुरंत एक्शन लेंगे। जो भी इसमें पकड़ा जाएगा उसके ऊपर, चाहे कि सरकार आएगी तो शराबबंदी कर देंगे, मंत्री हो, विधायक हो, सब पे कार्रवाई होगी। अभी आप देखो, इन्होंने जो अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ ना, एक के सर से दूसरे के सर, दूसरे के सर से तीसरे के सर, सर एक कमेंट लेते हैं सर, मैं अभिषेक जी में आऊंगा। तो ऐसा चलेगा? दीपक रावत जी, आपको क्या लगता है कि भाई सरकार को राजस्व चाहिए, तो भाई कांग्रेस के टाइम पर कहां था ये कम? 16-17 में 2000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, 471 जो है शराब की दुकानों की संख्या थी, उसको बढ़ाने के लिए लाइसेंस फीस में 16% की बढ़ोतरी की गई। तो रेवेन्यू तो सबको चाहिए, मना कौन कर रहा है फिर? देखिए सचिन जी, मुझे लगता है हम लोग वाकई बेकार में ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब उन्होंने इस बार का बजट गैरसैंण में जो दिया, शायद हम लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं। मुख्यमंत्री ने अपने विभाग से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 60 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब वो 60 करोड़ कहां से आएंगे जी? और अभी आपने कहा, हमें नवीन ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा कि 55-60 दुकानें जो खुलने वाली है, इनसे कम से कम 60 से 65 करोड़ रुपए रेवेन्यू आएगा। ये 60-65 करोड़ रेवेन्यू वहीं से उसी के लिए आ रहा है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो युवाओं को दिया जाना है। अब प्रश्न ये उठता है कि गलतियां तो हम कर रहे हैं जी। अब हम अगर ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ, 1,24,000 करोड़ का जो
एमओयू साइन हुए जी। और तकरीबन 601 कंपनियों के साथ हुए, यदि उनमें से कुछ भी धरातल पे उतर जाती तो शायद आज इस प्रदेश को ये 55 दुकानें नहीं खोलनी पड़ती, सिर्फ 65 करोड़ के लिए। हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा ना, प्रदेश की 65 इकोनॉमी करोड़ में 65 करोड़ क्या 65 करोड़ कंट्रीब्यूट करेगा, 65 करोड़ के जहां लिए। 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज होने वाला है। मैं वही पूछ रहा हूं, वही मैं जानना चाह रहा हूं। और अगर 2023 का समिट में ले लूं, जहां 3,500 करोड़ की बात ये कर रहे थे, एमओयू साइन करने की बात कर रहे थे, और धरातल में कुछ भी उतरता, उनसे कुछ भी प्रोडक्शन होता, तो रोजगार भी बढ़ता, और शायद ये 65 करोड़ रुपए के लिए जो सरकार को बेचारों को 55 दुकानें खोलनी पड़ रही हैं, ये नहीं लेना पड़ता। अब सवाल प्रश्न ये उठता है कि सचिन जी मुझे इतना बताइए कि आपने 55 दुकानें खोलने के लिए तो कह दिया, आप ये बताइए जो बजट जो आपने गैरसैंण में दिया, आप मुझे बताइए आपने कितने नए स्कूल आप खोलने वाले हैं। जो मेरे मित्र ने कहा कांग्रेस के कि 826 स्कूल बंद हो गए, आप कितने नए स्कूल खोलने वाले हैं, कितने आईआईटी खोलने वाले हैं, कितने स्कूलों में आप अध्यापक पूरे करने वाले हैं। मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं अभी, शिक्षा की, स्वास्थ्य में मैं आया ही नहीं हूं। कितने अस्पताल आप बनाने वाले हैं, इसके बारे में आपने बजट में तो कुछ बताया नहीं है। और 55 दुकानें खुलेंगी, आबकारी नीति के तहत आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है, और उससे आप रोजगार मचाएंगे। आप कितने स्वरोजगार के नाम पे आप 60 करोड़ यहाँ के रोजगारों को, बेरोजगारों को देना चाह रहे हैं स्वरोजगार के नाम पे, ये वहां की लेनदारी कर रहे हैं क्या आप? शराब बेच के उनको शराब पिलाएंगे आप युवाओं को, प्रदेश की जनता को आप शराब पिलाएंगे, और वहां से जो आय मिलेगी उससे उनको स्वरोजगार दिलाएंगे। ये कहना चाह रही भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार, बताइए ना। ठीक है दीपक जी, मैं एक एक कमेंट सबसे दीपक जी, आपको क्या लगता है कि शराब की जो रेवेन्यू है, कलेक्शन का काम तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने खूब किया, आपने देखा किस तरीके का माहौल वहां पर बना, तो इसे आप एक रेगुलर प्रक्रिया मानते हैं कि नहीं भाई सरकारों को रेवेन्यू चाहिए तो करना पड़ेगा? नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं भाई हिमालय हमारा स्टेट है तो वहाँ इतनी संभावनाएं नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने की, तो छोटे छोटे आय बनाने पड़ते हैं सरकार को, तो उसमें दिक्कत क्या अगर सरकार ये काम कर रही है? नहीं, सरकार का काम है रेवेन्यू को जनरेट करना, और अगर वो 25 साल में जनरेट करने के लिए उसको केवल शराब के अड्डे मिल रहे हैं, शराब के ठेके खोलने पड़ रहे हैं, शराब की दुकानें खोलनी पड़ रही है, तो देवभूमि के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण बयान भारतीय जनता पार्टी की किसी भी व्यक्ति का हो नहीं सकता। जिस राज्य में अपार पानी संसाधन है, जड़ी बूटियों की भरमार है, और हमारा पर्यटन और तमाम चीज़ें जिनसे हम बहुत दुनिया भर का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, खासतौर से छोटी जल विद्युत परियोजनाएं पानी पे लगा करके। जी। हिमाचल राज्य में जाइए, पंजाब में जाइए, या और किसी राज्य में जाइए, आप देखेंगे कि छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का कितना बड़ा प्रचलन है, और कितनी ज़्यादा बिजली वो वहाँ पे बना रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ शराब एक ऐसी बीमारी है जो हर आदमी, हर महिला इस देश का ये चाहता है कि शराब बंदी हो, शराब खत्म हो इस देश से। लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा कि शराब बंदी हो ही ना, और इसी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट करें। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बात की भी निंदा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने के प्रवक्ता बहुत ही हमारे प्रिय साथी भी है नवीन ठाकुर जी, लेकिन उनकी जो बात आई कि हम शराब की दुकानें खोल करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे और हमारे पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो इससे बड़ा बयान, इससे घटिया बयान इस उत्तराखंड के लोगों के लिए हो नहीं सकता। क्योंकि ये मैं बताना भी चाहता हूँ आज की डिबेट के माध्यम से कि आज जनता देख ले, जो लोग टीवी देख रहे हैं वो भी समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी केवल शराब के रेवेन्यू पर निर्भर है, यानी आपके हमारे बच्चों को शराब पिलाएगी और उसी से रेवेन्यू जनरेट करेगी। ठीक है, लेकिन डीके पॉल जी इसका कोई विरोध भी तो नहीं करता है ना? अब देखिए कुछ दिन पहले सरकार ने शराब की दुकानों पर 4% और जो देशी शराब की दुकानें थी 2% तक के राजस्व की वृद्धि का प्रावधान किया। कोई विरोध नहीं कर रहा है, जमकर पी रहे हैं। बोतल 800 की हो जाएगी, 1000 की हो जाएगी, 1200 की हो जाएगी, महिलाएं तो हैं। ऋषिकेश में आप कैसा वो चाहते हैं विरोध? क्या इनकी करतूतों को इतनी करतूतें हैं, किसके लिए दूसरी पार्टियां सड़कों पे आएगी? ये तो सरकार की जिम्मेदारी ना, रेवेन्यू को ऐसी जगहों से जनरेट करना जहां से किसी को नुकसान ना हो, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। रही बात शराब नीति की, शराब नीतियों से ये राज्य वाकई बिखर गया है, इसकी व्यवस्थाएं ठप हो गई है। जहां देवभूमि कहा जाने वाले राज्य को आज क्या नाम देंगे आप? मैं नहीं चाहता कि मैं उस शब्दों का इस्तेमाल करूं। ये देवभूमि है,
देवभूमि को भारतीय जनता पार्टी समझे और रेवेन्यू के लिए दूसरे संसाधनों पर ध्यान दे, अभी है न नवीन कि ठाकुर शराब जी पर। गिना रहे थे भाई इतने लाख करोड़ के हाईवे बना लिए मुझे क्या, मुझे छोटे से ब्रेक की कमांड आ रही है, मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद लक्ष्मी जी से हम जानेंगे कि जो अभी नवीन ठाकुर जी गिना रहे थे भाई इतने हाईवे हमने बना दिए, तो वहाँ 65 करोड़ रुपए क्या बड़ी भूमिका निभाएंगे। और इसके अलावा भी अगर मैं वर्ष 2025-26 का जिक्र करूं तो लगभग 5,000 करोड़ की सरकार की आमदनी का लक्ष्य रखा गया था। तो क्या 5,000 करोड़ से इतने बड़े हाईवेज बन सकते हैं? और शराब को परोसना, इसका प्रचार करना कितना जायज़ है? छोटा सा ब्रेक तुरंत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में 55 नए जो ठेके खोले गए हैं उसको लेकर अब विवाद जारी है। महिलाएं सड़कों पर हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है कि भाई उत्तराखंड के युवाओं को क्या आप शराब और नशे में धकेलना चाहते हैं क्या? और चुनाव से 1 साल पहले क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये फैसला स्वीकार्य है? क्योंकि महिलाएं सड़कों पर हैं, सामाजिक संगठन सड़कों पर हैं, धार्मिक जो संगठन हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता ये थोड़ा ही है कि आप 2 मंडल हैं, उनमें से एक मंडल में आप 55 दुकानें खोल लेंगे और फिर रेवेन्यू आ रहा है 55-60 करोड़ 65 करोड़। और जो बात हो रही है हाईवेज बनाने की, उत्तराखंड में हाईवे बनाने के लिए अब तक 31,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर किए गए हैं। 2014 से 24 के बीच अकेला ऑल वेदर रोड 12,000-13,000 करोड़ का है, उसकी जो लागत है। इसके अलावा दिल्ली देहरादून 13,000 करोड़। तो 60-65 करोड़ कहाँ जाएंगे, कहाँ खड़े होंगे? क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे। लक्ष्मी बिष्ट जी, मैं ब्रेक पर जाने से पहले तमाम आंकड़ों का जिक्र कर रहा था और अब भी मैंने कुछ आंकड़े गिनाए। 65 करोड़ के लिए इस रेवेन्यू में क्या इजाफा हो पाएगा? क्या 1,11,000 करोड़ का बजट सरकार पेश कर रही है और एक तरफ 55 ठेके, कहाँ जा रही है सरकार? सचिन, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जहां तक रेवेन्यू की बात है और सरकार ये सब कर रही है, तो कुछ टाइम बाद तो मुझे लगता है कि जो ये इतना नशे का कारोबार हो रहा है इसको भी आप लीगल कर दीजिए, इससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाएगा। मतलब क्योंकि शराब के अलावा शराब के अलावा भी जब हाँ, अगर भाई उत्तराखंड सिर्फ रेवेन्यू सिर्फ शराब के रेवेन्यू से चल रहा है, रोडें अगर, बहुत अफसोसजनक है कि नवीन ठाकुर जी किस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उत्तराखंड में रोडें बन रही है या विकास हो रहा है तो वो सिर्फ शराब बेच के ही विकास हो रहा है। अगर हम पहाड़ों में, आपने एक अभी तक कोई ऐसा व्यवसाय नहीं गिनवाया जो सरकार ने पहाड़ों को दिया हो, और शराब की दुकानें आप पहाड़ों पे खोल रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि वहां से रेवेन्यू आएगा। और किसको आप शराब बेच रहे हैं? वो यूथ जो पहाड़ों में वैसे ही इतनी मतलब मुश्किल हालात से जिंदगी जी रहा है, उसके लिए तुम इतनी सुलभ करवा रहे हो शराब की दुकानें और कह रहे हो कि वहां से रेवेन्यू आएगा और वो उन्हीं के विकास के लिए लगेगा। और ये किसका विकास कर रहे हैं, ये समाज सोच से परे है। और मुझे लगता है कि सरकार भी जिस तरीके से काम कर रही है और एक आम आदमी भी अगर इनकी बातें सुन रहा हो इस टाइम पे, तो वो यही सोचेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा विकास क्या करेंगे, हम ऐसे विकास। एक वो पहाड़ पे बैठी माँ को देखो जिसका बच्चा शराब इतनी आसानी से मिल के शराब पी के रात भर घरेलू हिंसा और नशे की उसमें डूब रहा है, वो क्या तरक्की करेगा, उसको क्या रोजगार मिलेगा, वो क्या कर सकता है? तो ये कौन सोचेगा? सिर्फ सरकार को रेवेन्यू दिखता है। पहाड़ों में आप देखिए, ये देवप्रयाग में पुष्पा रावत एक जिला पंचायत सदस्य है, उसने क्या काम कर रखा है, वहां सारी महिलाएं बैठी हैं। तो ये सरकार को उस टाइम पे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर सरकार ये देख रही है। उत्तराखंड में कितनी चीजें हैं जो हम लोग सबसे मतलब हमारा ऐसा प्रदेश है कि हर चीज में यहाँ पे रेवेन्यू निकल सकता है। तो आपको लगता है लक्ष्मी जी, अगर मुख्यमंत्री जी ये काम करते कि भाई जितनी दुकानें हैं उनको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बंद करने नहीं, मैं सचिन, मैं तो एक चीज और बोलना चाहूंगी, अगर ऐसा ही है तो आप लाइसेंस फ्री कर दीजिए ना, हर घर में हर दुकानों में शराब रख दीजिए, क्या दिक्कत है? जब रेवेन्यू ही आना है तो आप खुलेआम कीजिए इसको। लेकिन ये सोचना बड़ा अफसोसजनक है कि हम लोग, हमारा विकास, उत्तराखंड का विकास सिर्फ इस नीति पे हो रहा है कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, नवीन ठाकुर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नवीन जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नवीन जी, देखिए अब सब प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया होगा। अब सर सवाल ये है कि महिलाएं कह रही हैं कि भाई शराब नहीं, पानी दो, ऐसे नारे लग रहे हैं। और जो सामाजिक धार्मिक संगठन कल तक आपके तमाम फैसले जो आपने किए, चाहे बात जो धाम है, घाट हैं, वहाँ पर गैर हिंदुओं के प्रवेश की बात हो या फिर और तमाम फैसले आप लगातार करें, सबका स्वागत कर रहे थे। लेकिन आज वही धार्मिक संगठन कह रहे हैं कि भाई ये देवभूमि की मर्यादा के खिलाफ है जो फैसला हो रहा है। तो सर आपको लगता है कि ये विरोध, महिलाएं सड़कों पर हैं, ये तमाम चीज़ें झेलने के लिए सरकार ठीक बैठी और रेवेन्यू जनरेट करके
65 करोड़, क्या सरकार बहुत बड़ा राजस्व जनरेट कर ली है एक साल में? देखिए सचिन जी, मैं आपके सभी सवालों का, आपके नहीं जो प्रवक्ता भी सवाल उठा रहे थे उन सबके सवालों का भी जवाब दूंगा। सबसे पहली बात, जितने भी हमारे धाम हैं, चारों धाम हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, कहीं पर भी जो है शराब बिक्री की इजाजत नहीं है। दूसरी बात, आपने मातृशक्ति कही, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम अपनी मातृशक्ति का सम्मान करते हैं और सरकार दिखवाएगी। जहाँ पर भी जो है मातृशक्ति जो है विरोध कर रही है, जहाँ पे आम नागरिक विरोध कर रहा है कि यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि ये जो आवंटन हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है। आवंटन मांग के हिसाब से आवंटन होते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में क्या शराब के ठेके नहीं खुले? मेरे भाई अभिषेक भंडारी जी बैठे हैं, अभी वो जिक्र कर रहे थे, केवल कांग्रेस की सरकार में शराब की दुकानें नहीं खुली, मोबाइल सेवा से शराब बिकती थी, डिस्टिलरी तक खोल दी गई, एक विशेष ब्रांड पूरे प्रदेश में जो चलाया गया। दूसरी बात, अभिषेक जी कर रहे थे कि कार्रवाई क्यों नहीं। अभिषेक जी बहुत, मैं बोलता हूँ कि बहुत सज्जन आदमी, बहुत गलत पार्टी में है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ अभिषेक भंडारी जी का, लेकिन अभिषेक जी अगर जांचें ना होती तो एनएच घोटाला ना खुलता, अगर जांचें ना होती तो आपका चहेता डीपी सिंह जो है 1.5 साल जेल में ना रहता, सस्पेंड ना चलता, जांचें ना होती तो जो करोड़ों रुपए जो है कांग्रेस सरकार ने फर्जी तरीके से खातों में डाल दिया था वो वापस ना होता। तो भाजपा की सरकार है, चिंता न करिए, एक एक करके सबकी जांचें होंगी। आज 200 से ज्यादा जो है लोक सेवक जेलों में हैं, ये धाकर धामी का दम है। ठीक है सर, मैं सुन रहा था एक प्रवक्ता, मैं जवाब दे रहा हूँ, सब जवाब दे सकते हैं। ठीक, जवाब दीजिए। डीके पॉल जी मेरे परम मित्र हैं, बहुत परम मित्र हैं, ठीक है, अपनी अपनी मजबूरी है। मतलब छाछ तो छाछ छन्नी भी बोल रही है, शराब पे वो पार्टी ज्ञान दे रही है जिसने दिल्ली में एक बोतल पे एक बोतल फ्री कर रखी थी, जिनके शराब घोटाले कारण उनका मुख्यमंत्री, उनके जो 4 मंत्री जेल में थे, वो ज्ञान दे रहे हैं शराब पर, तो बड़ा ही हास्यास्पद है। और तीसरी बात, एक प्रवक्ता कह रहे थे आपने जो है यहाँ पर, मेरे ख्याल से यूकेटी के प्रवक्ता कह रहे थे आपने जो है इन्वेस्टर समिट की थी, वो कहाँ गया? अरे भैया आइए ना सेल, कोई आपको फार्मास्यूटिकल्स कंपनी नहीं दिख रही है? कितने करोड़ रुपए का जो इन्वेस्ट हुआ था आपको जो है? अरे नवीन भाई, पढ़े लिखे इंसान, कंपनी का नाम क्यों बगला रहे इतना? क्यों बगला रहे? चक्कर उतर गया, जमानतें जब्त जाती है, क्यों बगला रहे? क्यों चीख रहे? क्यों चीख रहे? क्यों चीख रहे? क्यों बगला रहे भाई इतना? इतना क्यों बगला गए? मर्म में दर्द हो गया क्या? नोट पर हाथ रख दिया क्या? आपको बहुत बड़ा ज्ञान है, सारी जमानतें देश की जनता आपकी जमानतें जब्त करा के बैठती है, जो इतने परम ज्ञानी, इतने परम ज्ञानी बनते हो ना, इतने बड़े परम ज्ञानी हो, आप लिख लीजिए। इतने बौखलाते क्यों? मेरी सुनने नहीं आती बात। यूकेटी के प्रवक्ता इतने बौखला जाते हैं, केवल चीखना बता दो, आप ही ने बोला भाई। दीपक जी आप लिख लीजिए प्लीज, अपना नोट कर 2018 के एमओयू जो साइन में कंपनी का नाम बताओ। सर फिर वो जी आप ही पूछ लीजिए कंपनी का नाम। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके पास ही आऊंगा, पूछ लेना। जिनकी जमानतें जब, अरे कंपनी का नाम तो बता दीजिए। मैं अभी एक आप जब झूठ बोल रहे थे, झूठ का शब्द सुन लो, इतना क्यों बौखला रहे हैं? अरे भारतीय जुमला पार्टी के प्रवक्ता आपकी बौखलाहट बता तो दीजिए। बौखलाहट बता रही है कि आपके झूठ का पर्दा अरे उठता है, भारतीय जुमला पार्टी के प्रवक्ता गर्म पानी से दिलों में गिरता है, तो इसी प्रकार जो उजबिला बाहर निकलते हैं जैसे आप बौखला रहे हैं। ठीक है नवीन जी, एक सवाल डीके पॉल जी पूछना चाहते हैं, एक मिनट सर, एक सवाल डीके पॉल जी पूछना सर। एक डीके पॉल जी के जवाब दे दिया मैंने, इनको तो अधिकार नहीं, एक पूछ ले, एक पार्टी के नेता सवाल पूछेंगे। नवीन भाई, मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, केवल सवाल कर रहा हूँ आपसे। सवाल, राज्य के तो नैतिक अधिकार ही नहीं है सर, सवाल आम आदमी पार्टी को तो आपको बुलाने नहीं चाहिए। राज्य के लोगों का सवाल है, डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए। सही बात है। झूठ पे झूठ बोल, ये एचएनएन टीवी है, ये एचएनएन टीवी है जो राज्य के लोगों की आवाज उठाता है, और वो तय करेगा। सुनिए नवीन भाई, पार्टी की हालत, अरे नवीन भाई सुनो तो, ठीक है नवीन जी, छाछ तो बोले, छन्नी भी बोले, नवीन जी हमको बता रहे ना, आपको छन्नी मान लीजिए, हमको ऊपर सुन तो लीजिए। यूकेटी के कितने सीटों पर जमानत तक है? कांग्रेस को 17% नॉलेज तो बोलेंगे तो इनसे सवाल कैसे होगा? नवीन जी देखिए सरकार को आप इतने भारी भरकम बरगद के पेड़ हैं, आपको विपक्षी बात सुननी चाहिए, विपक्ष के लोगों की बात सुननी चाहिए। नवीन भाई नवीन भाई, आप सुन तो लो, नवीन भाई तो बोल रहे हैं, नवीन भाई, बोलिएगा। नवीन भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप भी मजाक मत करिए। ये एचएनएन हाँ, टीवी आप है, सवाल पूछिए सर। एचएनएन टीवी है, और ये सवाल बहुत ईमानदारी से राज्य के लोगों की आवाज उठाता है, हम भी इनके माध्यम से आवाज उठा रहे हैं। आपसे सवाल केजरीवाल जी 1 साल तक मैं ये पूछना चाहता हूँ नवीन भाई, नवीन भाई एक सवाल तो सुन लो। केजरीवाल जी जेल में किस कांड रहे? वो आप बताइए ना। अरे आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी को
उसकी सीबीआई को, उसके इनकम टैक्स को कितनी झाड़ पड़ी है, कितनी झाड़ पड़ी है, वो आप बता दीजिए। वो तो क्लियर हो चुका है, पूरा देश की जनता वो जान देख चुकी लिया, है। अब सवाल और मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ नवीन भाई सवाल भाई। सवाल सवाल केजरीवाल जी इतना जवाब दे दीजिए ना, जवाब बनते नहीं बन रहा है क्या? अरे भाई वो सवाल जवाब क्लियर हो नहीं गया। बन रहा है, मैं समझ राज्य के हित नवीन में जी, एक सवाल, अरे नवीन सर एक सवाल इनका सुन मैं लीजिए, ये बहुत देर जानना से। चाह रहा हूँ, मेरे एक सवाल का क्या जवाब देना केवल- सुन लूंगा। हाँ, नहीं, मैं केवल आपका भी- इतना बता मैं दें, आपका भी केजरीवाल सवाल जेल में सुनूंगा। क्या स्वतंत्र आंदोलन में गए थे क्या? सर वो तो स्वतंत्रता सब आंदोलन चीजें चला रखा था क्या? अब देखिए केजरीवाल बाहर भी जेल आ गए ना में रहे। केजरीवाल जी, ये देखो बाहर ये करने वाले जमानत भी पर आए, जमानत पर आए हैं, जमानत। कौन जमानत पर है, किसकी जमानत पर है? आपको शर्म भी आ रही है बोलते हुए? कोर्ट ने पाक साहब आपको ने शर्म किया आ रही है बोलते हुए? इतनी ठाकुर भाई इतनी दलीलें दी है वो दलीलें आपको मालूम है क्या है? सर, नंबर आप है। टीवी पे कुछ भी बोलते रहिए, सर, लेकिन इस राज्य के लिए सवाल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य के लिए सवाल हम कर रहे हैं, तो सुनिए तो सही, सवाल का जवाब कोर्ट के दीजिए। जजमेंट को खारिज कर दिया है। ठीक है, आप निश्चित रहिए, आप सवाल आपके पूछिए। मुख्यमंत्री नवीन भाई, क्या केवल आपकी ये शराब की दुकानों से ही इस राज्य का विकास होगा, रेवेन्यू जनरेट केवल यही से होगा क्या? मैं वो बता दूं, आपके पास में, आपकी सरकार के पास में राज्य में और कोई साधन नहीं है क्या? विकास के इसका पथ पर जवाब दे आगे दीजिए। बढ़ाने के लिए जितने भी जो है हम काम कर रहे हैं, देश प्रदेश के हित के लिए कर रहे हैं। आपने नहीं किया, आपने तो एक के साथ एक शराब बांटी और कांग्रेस उसमें सहयोगी रही है आपके साथ। आज जो है आपके मुख्यमंत्री इनके एक साथ हिसाब से जेल राज्य काट के आए, में केवल उसका शराब जवाब से दे ही देते ना। रेवेन्यू और पैसा पीछे कॉल जनरेट केवल हो रहा एक बात का जवाब है, नहीं बाकी दे तो पा कर्ज रहे ले हैं। रहे हैं, बाकी कर्जा ले रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी आप बस। बोलिए, अभिषेक जी आप बोलिए, जल गए। दीपक जी आपका नंबर है। सब बोलिए, अब दीप आप नहीं आप मेरा बोलिए छोटा भाई है नवीन ठाकुर, छोटा भाई है, वो हमारी बात तो सुनते हैं, आपकी बात सुनिए चाहे ना सुने। जी। मैं नवीन भाई साहब से भी क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री से है। मानी मुख्यमंत्री एक आइडियल होता है, प्रदेश का गार्जियन है वो, और पिछले 5 सालों में 850 स्कूलें बंद हो गई और 150 नई शराब की दुकानें खुली, ठीक है, और 55 दुकानें और खुलने जा रही हैं। बात यह है कि हम अपना आइडियल कैसे पेश करना चाह रहे हैं, कैसे पेश करना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। जब कोई एक नया, कोई भी चाहे माना प्रधानमंत्री यहाँ पे आ गए, प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि यहाँ पे ये सैनिक प्रदेश है, तो आप इसको सैनिक के नाम पे विकसित करना चाह रहे हैं। आप कभी मिलेट्स के नाम पे होता है। मैं ये पूछना चाह रहा चाहता हूँ सर, देखिए कांग्रेस की सरकारों में भी तो यही होता था ना, वहां कब आपने इतने ठेके बंद किए? मैं आपको एक ही शराब नीति पर तो हरीश रावत जी हो, विजय बहुगुणा जी हो, आप एनडी तिवारी जी हो, नहीं, आप मुझे सबके बताइए। समय में चलता हुआ आ रहा है ये चीज। नहीं। आज बीजेपी को ही क्यों कटघरे में खड़ा किया जाए? मैं ये बोल रहा हूं, बेतहासा जब किसी चीज की लिमिट पार हो जाती ना, आप बताइए हरीश रावत जी की सरकार में या विजय बहुगुणा जी की सरकार में या खंडूड़ी जी की सरकार में या निशंक जी की सरकार में या तिवारी जी की सरकार में, किस सरकार में आज तक शराब की नीति का इतना विरोध हुआ है? और आज माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी मंच से बोल रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने भी भ्रष्टाचार किया। वो भी सिंडिकेट का जिक्र तभी तो कर रहे हैं कि नहीं, एक सिंडिकेट का आपने बना लिया और उसी में पैसा सब इन्वॉल्व था हरीश रावत जी के टाइम। मैं सचिन जी आपसे एक बात बोल रहा हूं, सिंडिकेट बनाया या कुछ भी बनाया, अगर उसमें पारदर्शिता नहीं है तो आप पब्लिक डोमेन में लाइए। आप, मैं ये नहीं बोल रहा आपने सीधे आप एक्शन ले लिया, मीडिया के सामने लाइए। क्या मुख्यमंत्री जी या आपके प्रदेश अध्यक्ष या आपने जो आपके प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस नीति का आपके सामने पे जनता के सामने लेके आए कि कांग्रेस की ये नीति गलत थी और लेकिन इस सर, नीति देखिए मैं कांग्रेस और बीजेपी में थोड़ा सा फर्क मैं इसके लिए कर सकता था अभिषेक जी कि आपके कार्यकाल में भी ये संख्या, अब टोटल जो मैं मान रहा हूँ 55 के बाद ये संख्या लगभग 720 के आसपास पहुंच गई उत्तराखंड में शराब के ठेकों की। लेकिन आपकी सरकार में भी सर 650 के आसपास तो थी ना, मैं अभी आप 17 के आसपास, अभी 700 से ऊपर हो गई है। और आपकी सरकार में तो डिपार्टमेंट स्टोरों पर भी शराब के कौन से डिपार्टमेंट स्टोर पे? सर अभी देख लीजिए 2014 के तहत मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर में भी विदेशी शराब बेचने के लाइसेंस देने शुरू किए कांग्रेस के टाइम। विदेशी जो शराब है ना, वो इस शराब में नहीं आती है। मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पे वैसे तो आप बोलोगे कि कई बार हमारे यहाँ पे माननीय जितने भी कई विधायक हैं, उन्होंने तो हमारे यहाँ पे जो भांग की उत्पादन है उसको भी बैन नहीं, उसको भी रेगुलराइज करने के लिए बोला है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मकसद, अगर कांग्रेस की सरकार का, मैं अभी
मैं प्रवक्ता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से ये जवाब भी दे रहा हूं, अगर वाकई में उस नीतियों में कोई गलत था, कोई गलत था, तो कांग्रेस उस पर रिवाइज करेगी। ठीक है, आगे रिवाइज करेगी। ऐसा अगर हमसे गलती हुई है, हम रिवाइज करने को तैयार हैं, लेकिन आप खुले मंच पे इस तरह से सिर्फ प्रदेश का आईना शराब नहीं दिखा सकते। पिछली बार HNN पे और कई टीवी चैनलों पे हम त्रिकाल एक नाम से ये लेके आए थे, जो हमारे देवभूमि में देवताओं के नाम से था कि त्रिकाल का लोगो लगाया जाएगा। जब इतना विरोध हुआ तो सरकार बैकफुट पे आई, आज भी आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है, अगर इस नीति का इस तरह से माने फुटबैक नहीं हुई सरकार और इस पे आपने कुछ कदम नहीं उठाया, हम सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे तो हम हमेशा हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जो गलत नीतियां हैं, सही नीतियों का ऐसा नहीं है, कई खुले मंच पे हम सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है दीपक जी, आपको क्या लगता है कि भाई चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे फिर बीजेपी की हो, मैंने बताया 600 से अधिक ठेके जो हैं उसके टाइम पर भी थे, कांग्रेस की सरकार के टाइम पर भी थे, आज 700 पार कर गई हैं। तो शराब से रेवेन्यू जनरेट करने का सिलसिला तो सरकार दर सरकार चलता रहा है। आज ऐसा प्रोजेक्ट विपक्ष क्यों कर रहा है कि भाई बीजेपी ने तो बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है प्रदेश की जनता के साथ? सचिन भाई, वो सनातन का ध्वजारोहक कौन है पूरे भारत में? सनातन संस्कृति का ध्वजारोहक कौन है जी राजनीति में? भारतीय जनता पार्टी है ना। तो क्या यह सनातन संस्कृति है? तो शराब से सनातन प्रभावित हो रहा है? नहीं, ये मैं यही पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से, ये प्रदेश जहां पर संस्कृति है, देवभूमि है, सनातन की ध्वजारोहक भारतीय जनता पार्टी है, क्या ये हिंदू संस्कृति का पार्ट है कि आप शराब परोसे, शराब बांटे और उससे जो रेवेन्यू हो उससे अपने अच्छे काम करें? बताइए ना भारतीय जनता पार्टी। नहीं, तो ये सरकारें करती हुई आई है ना दीपक भाई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं। देखिए, अगर सरकारें करती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी सनातन की ध्वजारोहक समझती है। सिर्फ उसी को टारगेट है ना, नहीं सिर्फ उसी को टारगेट है। ठेकेदारी जो सनातन की ठेकेदारी करेगा वो शराब नहीं बिचवाएगा। या तो बताइए ना कि सनातन धर्म है, ये बताइए ना। ये नहीं चलेगा कि जब आपको शराब तो फिर तो सर एक बात बताइए, इतने स्टेट्स में बीजेपी की सरकारें हैं, अलग अलग स्टेट्स में, सबको बंद कर देना चाहिए। सचिन जी, ये नहीं चलेगा कि जब आपको हिंदुओं को भड़काना हो, भटकाना हो, तो आप सनातन की बात करें, आप हिंदुत्व की बात करें, और जब आपको रेवेन्यू इकट्ठा करना हो तो आप सारे कुकर्मों की बात करना शुरू कर दें। भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाह रही है कि इस प्रदेश में निश्चित रूप से 25 वर्षों में जो कमी है वो ये हुई है कि हमारे आय के स्रोत नहीं बढ़े, लेकिन ये कुतर्क कहां से आ गया कि जो रोडें बन रही है, जो सड़कें बन रही है, जो विकास हो रहा है, क्योंकि शराब बिकेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये हमें मिलेगा नहीं। ये जो कुतर्क है ये गले नहीं उतरता। दूसरी बात आपसे बताना चाहूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, आप ठीक है रेवेन्यू बढ़ाइए, आप में बताइए अभी बजट कुछ ही दिन हुए, बजट निकले हुए, आपने उसमें नए स्कूलों के लिए कुछ प्रावधान कराया? आपने नए अस्पताल खोले, इसमें कोई बात कर, IIT खोलने की बात करी है? आप शराब नीति की तरह आय के स्रोत बढ़ाने की बात तो कर रहे हो, लेकिन वहां से जो जनरेट होगा आय उसको कहां लगाने वाले हैं? और ये जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में लाना चाह रही है, मतलब जब आपकी इच्छा हो आप अपने गलत काम को भी सही ठहराने के लिए कोई भी तर्क दे सकते हो। हम सिर्फ आपने पूछना चाहते हैं, जब सनातन की ध्वजारोहक भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में बनती है, देवभूमि ये प्रदेश है, उसमें अगर गांव गांव में आप शराब के ठेके खोलना चाह रहे हो तो युवाओं को आप किस दिशा में लेना चाहते हो? आप ये कैसे निश्चित करेंगे जो युवा 20 साल का, 18 साल से ऊपर का युवा और 35 साल का युवा वो शराब का सेवन नहीं करेगा, वो शराब के नशे की तरफ नहीं जाएगा? और दूसरी तरफ बेवकूफ बनाने के लिए पूरे सरकार को आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नशा के खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे। ओवर रेटिंग की बहुत बड़ी समस्या, ये कैसे समस्या है? ओवर रेटिंग पर लोगों से वसूला जा रहा है जो अवैध तरीके से, ये दूसरा विषय है कि ओवर रेटिंग के नाम पे। लेकिन पहला विषय ये है कि गांव तक शराब पहुंचाने का काम इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डीके पॉल जी आप बताइए सर, आपकी सरकार में दिल्ली में भी नवीन जी भी जिक्र कर रहे थे, तो आपकी सरकार पर भी ये आरोप लगा कि भाई आपने शराब की जो रिटेल बिक्री है उसको इस तरीके से मैनेज किया कि निजी वेंडर्स को जो है उसके लाइसेंस दिए गए, दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और 27 दुकानें हर जोन में खोलने का प्रावधान किया गया, भारी डिस्काउंट जैसा कि अभी नवीन जी बता रहे थे भाई एक के साथ एक फ्री, और सरकार को इसके माध्यम से सिर्फ 21-22 में, मैं आपको बता रहा हूँ पॉल साहब, लगभग 5500 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। तो सर सरकारें आपकी भी ऐसे ही कर रही हैं? मैं यही सवाल पूछ रहा था अभी दीपक जी, भाई कांग्रेस तो हमारी पार्टी हो, बीजेपी हो, अब वो कह रहे भाई जो सनातन की बात करेगा वो शराब नहीं बिकवाएगा। देखिए, शराब एक ऐसा नासूर है इस देश में, मैंने शुरू में अपनी बात को कहा कि ये शराब को तो पूरे देश में बंद होना चाहिए, हिम्मत चाहिए सरकारों के अंदर, और पूरे देश में कह रहा हूं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा था, पूरे देश की बात करता हूं। क्या शराब से ही, शराब के रेवेन्यू से ही देश चल रहा है क्या?
देश में खनिज पदार्थ से लेकर के तमाम खनन और गैस, शराब पर ही फोकस रहता है सरकार तेल, का। ऑयल, पहाड़ से जड़ी बूटियां तमाम। और सुनिए, हमारे देश में 28 प्रदेश हैं, 28 प्रदेशों में 28 तरह के हमारे पास में संसाधन हैं और उससे रेवेन्यू आ रहा है। शराब के ऊपर ही क्या भारतीय जनता पार्टी की केवल ऐसी सोच है कि शराब से रेवेन्यू आएगा, शराब से देश चलेगा, शराब से उत्तराखंड चलेगा, शराब से सब कुछ होगा? कोई नीति कोई भी बनती है, दिल्ली में अगर कोई नीति शराब नीति बनी तो वो विधानसभा में बनी जहां विपक्ष भी बैठा हुआ था। वो नीति बन करके दिल्ली स्वतंत्र प्रदेश नहीं है, पृथक राज्य नहीं है। वो नीति किसके पास गई? वहां के जो हमारे राज्यपाल है, जो LG है, उनके पास गई। उन्होंने साइन किया, साइन करने के बाद में 24 घंटे बाद उसको निरस्त कर दिया। जवाब नहीं मिल रहा। जिम्मेदारी किसकी थी? अब उनका सुन लीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे? हाँ बताइए प्लीज। जी नवीन जी, साहब केजरीवाल जेल में किस कारण गए थे? कोई आंदोलन किया था क्या उन्होंने? वो धोखा आपकी सरकार का था। आप ED का, CBI का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है, उसमें क्या निकला? उसमें ED और CBI के अधिकारियों को अब बहुत जल्दी सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। कोर्ट ने क्या कहा? इस देश की न्यायपालिका को खड़ा करेंगे आप? आपके सारे मंत्री जेल में क्यों थे? आपके विधायक जेल में क्यों थे? दिल्ली में क्यों सुपड़ा साफ हो गया? दिल्ली में क्यों सुपड़ा साफ चलिए हो मेरे गया? पास समय का अभाव है। लक्ष्मी जी, उत्तराखंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, सर, एक जमानत जब तक क्यों हुई? ठीक है लक्ष्मी जी, आपको क्या लगता है कि देखिए मैंने दिल्ली का जिक्र कर लिया, दिल्ली की सरकार सरकार, नई पार्टी आई थी, सरकार बना रही थी, लोकपाल, भ्रष्टाचार, तमाम विषयों पर आकर टिक गई। वही शराब पर जेल भी जाना पड़ा बड़े नेताओं को। ऐसी डेनिस का घोटाला हुआ, तमाम आरोप लगे, सिंडिकेट बनाया गया कांग्रेस पे हरीश रावत जी की सरकार में। अब बीजेपी वही काम कर रही है, 700 से अधिक ठेके खुल गए। जेल जाना क्यों पड़ा? आपको क्या लगता है कि ये फोकस इससे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है? मैं ये नवीन जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, सचिन जी से, कि वो जेल किसमें, क्या उनको सर, कुछ प्लीज, सर, किसी समय कोर्ट का ने क्या उनको सजा दी? क्या उनको केस एडमिट हुआ कोर्ट में? ये तो आप तो पत्रकार हैं, आप तो इस बात को जानते हैं। जिस केस को एडमिट ही नहीं किया, जिस केस में सुनवाई ही नहीं हुई, उसमें वो बरी कर दिया गया, तो आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि वो जेल गए उस ठीक है, अभी वो तो उन्होंने अपना, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, CBI का और इनकम टैक्स का। ठीक है, आप लक्ष्मी जी बोलिए, मेरे सवाल का जवाब। देश का भविष्य नहीं रहता। एक्चुअली कि पार्टियां एक दूसरे के सर पे ठीकरा तो फोड़ देती हैं, लेकिन आम जनता को क्या भुगतना पड़ता है? एज अ पत्रकार मैं अगर बात ना करूं, यहाँ पे एक आम नागरिक की तरह बात करूं, तो मुझे लगता है कि पहाड़ों की जो दुर्दशा हो रही है इस नशे के कारोबार से, और आज प्लेन्स भी छूटा नहीं है। आप पलायन पे देखिए कि किसको आप शराब पिलाएंगे? पलायन इतना हो चुका है, वहां पे व्यवस्थाएं नहीं है। आप उस सरकार उसको फोकस करे, वहां रोजगार दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, शिक्षा दे, उस पर ध्यान दिया जाए, तो मैं समझती हूँ कि तब जाके हम उत्तराखंड की बात कर सकते हैं। और बाकी इसके रेवेन्यू से अगर हम लोगों का उत्तराखंड का विकास है, तो मैं एक आम जनता के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा विकास नहीं चाहिए। जी ठीक है नवीन जी, ऐसा विकास नहीं चाहिए। और अब आप देखिए कि भाई 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है, और सर 2, 3, 4, 5 हज़ार करोड़ भी आप कमा लेंगे 26 से 27 में, तो सर अब क्या बच रहा है आने वाले समय में? कि भाई सरकार जो है, जितने हाईवे का जिक्र अभी आप कर रहे थे, तो क्या हाईवे शराब से बनेंगे, उसके रेवेन्यू से, खनन के रेवेन्यू से? हाईवे शराब से बनेंगे। अभी जो है दीपक जी भी विकास की बात कर रहे थे, अभी सारे लोग विकास की बात कर रहे हैं। तो भैया कांग्रेस के शासनकाल में एक एक चीज करके गिनाता हूं बहुत जल्दी से। स्वास्थ्य का क्या हाल चाल था? इस देश में केवल 2 एम्स थे, आज कितने हैं? 24 एम्स हैं। कांग्रेस शासनकाल में इस देश में 3 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिदिन बनते थे, आज 32 किलोमीटर बन रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में। सर मैं ये नहीं, देखिए उसमें तो कॉन्ट्रीब्यूशन हर जगह का है ना, सिर्फ शराब का थोड़ी है, उसमें तो कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा है। ये विकास की बात कर रहे थे ना। हाँ कांग्रेस यूकेडी के प्रवक्ता को विकास नहीं दिख रहा था, वो गिना रहा हूँ, क्योंकि यूकेडी तो वो पार्टी है, कांग्रेस सत्ता में आई तो उधर लुढ़क गए, बीजेपी सत्ता में आई तो इधर लुढ़क गए। ये वो दल है। और आम आदमी पार्टी 70 सीटों में हो गई थी, ये वो दल है, वो दल है, इधर गए तो इधर लटक गए, जहाँ मौका मिले उधर लटक गए। इसलिए आज ये हाल है कि आज जो है जीत पा रहे हैं पूरे प्रदेश में। ठीक है, एक बात बताइए नवीन जी, जो धार्मिक और पवित्र स्थल है, वहां पर शराब की दुकानें बंद कर दी गई, तो क्या अब उनके राजस्व के नुकसान की भरपाई इन नई 55 दुकानों से करेगी सरकार?
देखो जहाँ पर मांग होती है, मांग के अनुसार ही जो है आवंटन होता है। आप नवीन जी, कांग्रेस के कौन शासनकाल में पहाड़ जो में है, कौन कह रहा है कि शराब की दुकान ये ऐसी बेतुकी बातें मत कीजिए। नवीन ठाकुर जी, आप बताइए किसने बताया? नहीं, आप पहाड़ की बात क्यों करते हैं? किसने बताया है कि नहीं, किसने डिमांड करी है? खोली गई। अरे धामी जी ने बताया कि मोदी जी ने ठाकुर कहा। जी, ये बताइए किसने, कहाँ से डिमांड आई है? वो कौन सी डिमांड है? किसने भेजी वो डिमांड? में दही जमा था क्या? नहीं, और जो पत्रकार अरे यहाँ पे किसने जो बोला बोल रहे भाई? हैं, ये तो आपको बता ध्यान दो। दो। कैसी बातें कर उस रहे हैं? वक्त इनका घेरा था। नवीन जी, उस वक्त कोई विरोध नहीं किया। 55 दुकानों की मांग आई थी नवीन जी। कांग्रेस के शासनकाल में क्यों नहीं ज्ञान दिया? नवीन जी, आज यहाँ पर जो डिमांड एंड ज्ञान दे रहे हैं, सप्लाई जो का ऑप्शन सकारात्मक लगा काम रहे हैं क्या यहाँ कर पर रहे हैं। आप? डिमांड हमने की बात पारदर्शी तरीके गलत से कर रहे हैं। दुकानें खोली हैं, उस पे भी इनको दिक्कत है। और जो अवैध तरीके से खुलती थी, डिस्टिलरी खुल रही थी, एक जो है गैंग के हफ्ते को शराब की दुकानों की कौन डिमांड बताइए नवीन जी, डिमांड बताइए कौन कर रहा है? चलिए नवीन जी, अभिषेक जी, दीपक जी, लक्ष्मी जी, डी के पॉल जी, आप तमाम मेहमानों ने शराब नीति पर सियासी संग्राम पर अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सवाल यही है, 55 दुकानों से 70 करोड़ का इजाफा होगा राजस्व में, क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।